हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वेंडिगो की दो ऐसी खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज की दोनों कहानियां बर्फीले जंगलों की है। पहली कहानी में एक आदमी अपनी जिंदगी से सुकून पाने के लिए घने बर्फीले जंगलों में अकेला चला गया, लेकिन वहां रोज रात उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उस वीराने में कोई उसका शिकार करना चाहता था। दूसरी कहानी में भी एक बाप और उसकी बेटी जंगल में हाइकिंग और कैंपिंग के लिए गए थे, लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने वहां एक अजीब सी झोपड़ी देखी और फिर उसके बाद उनके पीछे एक ऐसी चीज पड़ गई जो उन्हें उनकी अतीत की कड़वी याद दिलाने लगी। आखिर क्या हुआ उन लोगों के साथ? क्या वो अपनी जान बचा पाए या उन वीरान जंगलों में हमेशा के लिए गायब हो गए? ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए और ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके लिए जंगलों की ऐसी ही खौफनाक कहानियां लेकर आता हूं। अगर ये कहानियां पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी कहानी सुन रहे हैं। जिस तरीके का प्यार हमें इस चैनल पर मिल रहा है उस तरीके की रीच नहीं मिल रही। मैं चाहता हूं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को रीच देने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। लेक ऑफ द वुड्स हमेशा से मेरे लिए एक जानी पहचानी जगह रही है। वो बर्फ से ढकी पानी की एक जटिल भूल भुलैया है जो मिनेसोटा और ओंटारियो की सीमा तक फैली हुई है। पिछले 35 सालों से हर सर्दी में वहां मछली पकड़ने जाता रहा हूं। कभी कभी अपनी पत्नी के साथ जाता हूं, लेकिन ज्यादातर मैं अकेले जाना पसंद करता हूं। मेरी पत्नी को जंगल के पास वाले हमारे कैबिन में गर्मियां बिताना काफी पसंद था, लेकिन पिछली जुलाई में जब कैंसर ने उसे मुझसे छीन लिया, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। इन सर्दियों में मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। मैं कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना चाहता था। मैं खुद को जंगल की खामोशी और ठहराव में खो देना चाहता था। मैंने सुबह सुबह अपने स्लेज और स्नो मोबाइल को लोड किया, सारा सामान अच्छे से पैक किया। आइस ऑगर, प्रोपेन हीटर, कोट, लालटेन, खाना, पानी और एक्स्ट्रा फ्यूल, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें पैक कर ली थी। जैसे जैसे मैं उस बर्फीली सफेद चादर की गहराई में जाता जा रहा था, सुबह का सूरज बर्फ पर हल्की सी चमक फैला रहा था। वो इलाका रिजॉर्ट्स और भीड़ भाड़ से मीलों दूर था, एकदम परफेक्ट एकांत जैसा मैंने प्लान किया था। रास्ता जाना पहचाना था। हर मोड़, हर चीड़ के पेड़ों का झुंड, हर उबड़ खाबड़ बर्फ का टुकड़ा मुझे अच्छे से याद था। मैं वहां के सबसे बड़े आइलैंड के दक्षिणी सिरे पर रुका। जमी हुई बर्फ की मोटाई सावधानी से चेक की। वो करीब 18 इंच मोटी बर्फ थी। कुछ ही मिनटों में मैंने एक छेद ड्रिल किया और उसके चारों ओर एक शैक खड़ा कर लिया। फिर मैंने उस शैक के अंदर अपना हीटर जलाया और आराम से बैठ गया। कई महीनों में पहली बार मुझे सच में अकेला महसूस हुआ, लेकिन वो अकेलापन सुकून देने वाला था। पहली रात शांति से बीती। डिनर एक गर्म किए हुए कैन से खाया। कॉफी एक पुराने मुड़े हुए केतली में बनाई। फिर मैंने एक किताब पढ़ते हुए समय गुजारा और फिर उसी शैक में सो गया। सूरज उगने पर उठा और खुद को पहले से बेहतर महसूस किया। नाश्ते के बाद मैं स्नोमोबाइल लेकर उत्तर में एक पुराने शैक की तरफ निकला। वो शैक मेरे दोस्त जिम बैरेट का था, जो काफी साल पहले सर्दियों से बचने के लिए दक्षिण में चला गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई होगा, और वाकई वो शैक खाली था। सब कुछ ठीक से लॉक किया हुआ था। मैंने वहां जाकर पास में एक टेस्ट होल ड्रिल किया और मुझे 2 बड़े साइज की मछलियां मिल गईं। मैं काफी खुश हो गया और उस जगह को अच्छे से याद कर लिया। मैंने सोचा फिर से दोबारा वहां फिशिंग करने जरूर आऊंगा। शाम तक आसमान में बादल छा गए थे। क्षितिज पर सूरज की एक पीली सी हल्की रोशनी फैल गई थी। तापमान अचानक नीचे गिरने लगा और बर्फीले झोंके खुले बर्फीले मैदान में घूमने लगे। मैं जल्दी से अपने शैक की ओर लौटा और अंदर जाकर मैंने डिनर पकाया और खुद को एक लंबी शांत शाम के लिए तैयार किया। मुझे नींद भी जल्दी आ गई।
लेकिन फिर रात को मैं अचानक उठ बैठा। किसी आवाज ने मुझे जगा दिया था। मैं उठकर बैठ गया और धीमे धीमे सांस लेते हुए ध्यान से सुनने लगा। और फिर एक हल्की सी कड़क की आवाज आई, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैं एकदम सन्न रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी लालटेन बुझ चुकी थी और शैक के अंदर बाहर से बस हल्की सी चांद की रोशनी आ रही थी। वो बर्फ चटकने की हल्की सी आवाज फिर से आई और धीरे धीरे शैक के चारों तरफ घूमने लगी। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। कोई सांस, कोई फुसफुसाहट, कुछ भी, क्योंकि मुझे किसी इंसान की आवाज आने की उम्मीद थी। लेकिन कोई और आवाज नहीं आई, सिर्फ वो भारी कदमों की आवाज आ रही थी। मैं धीरे से शैक की बर्फीली खिड़की की छोटी दरार तक सरका और बर्फ की फ्रॉस्ट के बीच से बाहर झांका। बर्फ के उस मैदान में कुछ नहीं था। चांदनी ने उसे सफेद कर रखा था, लेकिन कोई परछाई भी नहीं थी। फिर भी वो कदमों की आवाज चलती रही, मेरे चारों ओर धीरे धीरे घूमती रही। कभी कभी वो आवाज एकदम से रुक जाती और फिर एकदम से शुरू हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हिल भी नहीं रहा था। अच्छे से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। शरीर की हर मांसपेशी तन गई थी। शायद कुछ मिनट बीते जो मुझे घंटों जैसे लगे और वो कदम धीरे धीरे दूर जाने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद मैं सो नहीं पाया। मैं सुबह तक जागा रहा और किसी भी तरह की आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा। जब आसमान में रोशनी फैली, मैंने हिम्मत जुटाई, शैक का जिप खोला और बाहर कदम रखा। सर्द हवा ने मेरे चेहरे को काट खाया। चारों तरफ बर्फ का मैदान फैला था। एकदम शांति थी और सब कुछ खाली था। लेकिन जैसे ही मैं अपने शैक के चारों ओर घूमा, मेरा पेट कसने लगा। बर्फ पर बड़े बड़े नंगे पैर के निशान गहरे दबे हुए थे। बिल्कुल गोल आकार में शैक के चारों तरफ घूम रहे थे। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह तक कपा दी। मैंने देखा वो निशान बर्फ के बीच में एकदम से शुरू हुए थे। ना वहां तक आने के निशान थे और ना ही वहां से जाने के। वो जो भी कोई चीज थी, पता नहीं हवा में कहीं से आया और शायद हवा में ही वापस चला गया। जैसे कहीं से प्रकट हुआ हो और फिर एकदम से गायब हो गया हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और एक अजीब सी घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। वो सुबह काफी भारी और धुंधली थी। झील को एक मोटी तैरती हुई धुंध ने घेर लिया था और दूर के आइलैंड्स पूरी तरह से निकल लिए गए थे। मैं काफी देर तक शैक के सामने खड़ा रहा, उन अजीब निशानों को देखता रहा। मुझे उन्हें देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। इस बात का कोई तर्क ही नहीं था। अपने तमाम सालों की मछली पकड़ने और उस जमीन पर शिकार करने के अनुभव में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। खैर, मैंने उन विचारों को झटक दिया और खुद को संभालने के लिए वापस काम में लगने की कोशिश की। मैंने रेडियो उठाया, लोकल चैनल पर कॉल किया। कोई सुन रहा है? मैं टॉम ब्रैडॉक हूँ, डेविल्स एल्बो के पास से बोल रहा हूँ। क्या कोई मेरे आसपास है? लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। वहां इतना दूर किसी का ना होना अजीब नहीं था, लेकिन आज वो खामोशी भारी लग रही थी। मेरा मोबाइल भी बेकार था क्योंकि उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। मेरे पास कोई साधन नहीं था जिससे मैं किसी से कांटेक्ट कर सकूं। मैं पूरी तरह अकेला था और दशकों बाद पहली बार इस सच्चाई ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने अपना नाश्ता किया और बाहर उस बर्फीली सतह की तरफ देखा जहां अब हल्की सी ताजा बर्फ की परत जम चुकी थी। रात की यादें अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। इतना ज्यादा घूम रही थी कि नजरअंदाज करना मुश्किल था। अपने ध्यान को भटकाने के लिए मैं स्नोमोबाइल पर चढ़ा और जिम बैरेट के पुराने शैक की तरफ निकल गया। मैंने सोचा शायद वहां कुछ हो, कोई जानी पहचानी चीज जो इस बेचैनी को थोड़ा शांत कर दे। रास्ता छोटा था, लेकिन मैं हर वक्त सतर्क था। मेरी नजरें हर वक्त आइलैंड और पेड़ों की लाइन पर थी। किसी भी हलचल की उम्मीद में इधर उधर देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं वहां जल्दी ही पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मुझे वो शैक दिखाई दिया, मेरे अंदर एक झटका सा लगा। वहां कुछ बदल गया था।
मैंने स्नो मोबाइल रोका और धीरे धीरे उतरा। जिम के शैक की फ्रंट वॉल बाहर की तरफ फटी हुई थी। मोटी प्लाईवुड ऐसे चटकी हुई थी जैसे अंदर से कोई विस्फोट हुआ हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। बर्फ में सिर्फ अपने बूट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा में मेरी सांस एक धुंध बनती जा रही थी। अंदर जाकर देखा, हर तरफ तबाही थी। जिम का बेड, जो कोने में हमेशा फोल्ड करके रखा रहता था, टूट चुका था। कैनवस पूरी तरह से फटा हुआ था। फर्श पर गहरा और जमा हुआ खून बिखरा हुआ था, जो कोने में इकट्ठा होकर दरवाजे की ओर फैल रहा था। इतनी हिंसा के बाद भी वहां किसी भी सामान को छुआ तक नहीं गया था। जिम का टैकल बॉक्स भी वहीं रखा था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। हीटर और लालटेन भी ठीक से रखे थे, लेकिन वहां कोई बॉडी नहीं थी। किसी के घसीटे जाने के निशान भी नहीं थे। सिर्फ खून था, और वो इतना खून था कि कोई आदमी जिंदा नहीं बच सकता। मैं जल्दी से बाहर निकला। मेरा सर चकरा गया था। अब वो पेड़ों से भरे आइलैंड मुझे और पास लग रहे थे, जैसे मेरी तरफ सरक रहे हों। मैंने डर के मारे गले में आई घुटन को रोका और तुरंत स्नो मोबाइल पर चढ़ गया। अपने शैक की तरफ लौटते हुए मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिमाग में कई तरह की बातें दौड़ रही थी। क्या किसी जानवर का हमला था? शायद कोई भालू जो सर्दियां खत्म होने से पहले ही जाग गया हो, या कोई इंसान, कोई खतरनाक आदमी जो वहां छिपा हो। और वो खून किसका था? क्या कोई मेरी तरह वहां आया था और किसी जानवर का शिकार बन गया था? लेकिन इनमें से कोई भी वजह उस डर को शांत नहीं कर पा रही थी, जो अब मेरे अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अपने शैक पर वापस पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटना शुरू किया। मैं हर चीज को जल्दबाजी में स्लेज के अंदर ठूसने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना काम करता गया, एक डरावना एहसास धीरे धीरे मेरे अंदर घर करने लगा। सूरज पहले ही ढलने लगा था और उसकी लंबी परछाइयां बर्फ पर फैलती जा रही थीं। अगर मैं अभी निकलता तो बर्फ के नीचे बन रही स्लश की परतें मुझे कहीं बीच रास्ते में फंसा सकती थी। एक अंदरूनी बहस के बाद मैंने फैसला किया कि सबसे सेफ रास्ता यही होगा कि मैं सुबह की पहली रोशनी तक यहीं रुक जाऊं। और बहुत जल्द रात हो गई। मैं शैक में चुपचाप बैठा था, हाथ में फ्लेयर गन को कसकर पकड़े हुए था। बाहर की तेज और ठंडी हवाएं शैक के चारों ओर सरसरा रही थी। जब चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया, वो आवाज फिर से आने लगी। एक खोखली, उदास कर देने वाली हाउलिंग, जो किसी तरह बर्फीली झील के पार बहुत दूर तक गूंज रही थी। वो किसी भेड़िए की आवाज नहीं थी, ना ही किसी ऐसे जानवर की जिसे मैंने पहले कभी सुना हो। वो आवाज शैक की दीवारों को पार करते हुए अंदर तक आ रही थी और पूरे शैक में गूंज रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को संभाला और खिड़की की पतली दरार से बाहर झांका। अपने सबसे पास वाले आइलैंड की तरफ देखा और वहां मुझे कुछ दिखा। टिमटिमाते तारों की रोशनी में मुझे वो बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था। एक काली आकृति पेड़ों की लाइन के अंदर खड़ी थी, लंबी, पतली और एकदम स्थिर। वो जो कोई भी था, एकदम सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैंने आंखें गड़ा कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। वो आकृति वहीं खड़ी रही, बिल्कुल भी नहीं हिली, बस मेरी तरफ देखती रही। मैं धीरे से बेड पर वापस बैठ गया। मैंने अपनी सांसें रोक ली। डर से मेरा शरीर एकदम जकड़ गया था। कुछ सेकंड्स बीते, फिर मिनटों में बदले। हर पल बहुत भारी लग रहा था। फिर अचानक फिर से वही कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे बर्फ पर चलते हुए कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैंने फ्लेयर गन और कसकर पकड़ ली। उसके ट्रिगर पर मेरी उंगली कांप रही थी। फिर एक हल्की सी ठक की आवाज आई। वो आवाज शैक की पीछे की दीवार से आई थी। मेरी छाती कस गई। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक सन्नाटा छा गया, भारी, दम घोटने वाला सन्नाटा। मैं एकदम स्थिर बैठा रहा, किसी और आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ मेरी हाफती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। मैं बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा और फिर नींद ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि मैं जागे रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं काफी डरा हुआ था। उन पतली दीवारों के पार जो कुछ भी था, उसके इतने करीब होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। और जैसे जैसे मेरी आंखें बंद होने लगीं, मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ थी। सुबह होने से पहले वो फिर लौटेगा। खुशकिस्मती से उस रात दोबारा कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह की पहली रोशनी में झटके से उठा। तेज ठंड मेरे शरीर में चुभ रही थी। मेरी सांसें शैक के अंदर घनी भाप में बदल रही थी और दीवारों पर रात भर में बर्फ की एक पतली परत जम चुकी थी। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ झील भी नींद में पूरी तरह जम चुकी हो। कल रात की वो ठक की आवाज की याद मेरे दिमाग में फिर से उभर आई और मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभाला। तनाव से अकड़ा हुआ शरीर बहुत भारी लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू कर दिया। कोट, हीटर, खाना सब कुछ एक साथ स्लेज में ठूंस दिया। अब मुझे चीजों के टूटने की फिक्र नहीं थी। पैनिक अब पूरी तरह मुझ पर हावी हो चुका था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, कैसे भी करके वहां से भागना है। कांपते हाथों से मैंने आखिरी रस्सी बांधी और घबराई हुई नजरों से पेड़ों की लाइन की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं स्नो मोबाइल पर चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया। उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए स्नो मोबाइल का इंजन कुर्राने लगा। मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, इस उम्मीद में कि पेड़ों से वो काली आकृति बाहर निकलती दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने दांत भींचते हुए मैंने पूरी रेस दी और मेरी स्नो मोबाइल जोर से बर्फ पर दौड़ पड़ी। कुछ ही मिनटों में एक राहत सी महसूस होने लगी। मुझे लगने लगा जैसे मसल्स थोड़े ढीले पड़ रहे हों, जैसे मैं बच निकलूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर साइड मिरर में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। एक काली आकृति बर्फ की उस सफेद परत पर बहुत ही तेज गति से मेरे पीछे आ रही थी। उसे देखते ही मेरी सांसें अटक गईं। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह से हिला कर रख दिया। एक लंबी कंकाल जैसी आकृति मेरा पीछा कर रही थी। वो एकदम सीधी खड़ी होकर एक अजीब से झटकेदार चाल में मेरे पीछे भाग रही थी। बड़े बड़े डग भरती हुई वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। उसके लंबे लंबे हाथ उसके पतले शरीर के साथ नीचे झूल रहे थे। उसकी त्वचा एकदम चमड़े जैसी और ग्रे कलर की थी। उसकी हड्डियां उभरी हुई थीं और पसलियों पर कसी हुई थी। उसकी आंखें जैसे जल रही थीं और अंदर से एकदम खाली थीं। मैं बुरी तरह घबरा गया। थ्रॉटल और तेज दबाया। स्नो मोबाइल का इंजन जैसे चीख उठा। वो आकृति मेरे पीछे से एक अजीब सी खरखराती चीख निकाल रही थी, जैसे उसके गले में कुछ अटका हो और वो बहुत गुस्से में हो। सामने की बर्फ अब भुरभुरी दिख रही थी। हर जगह स्लश और काले पानी से भरी दरारें थी। मुझे पता था मैं लिमिट पार कर रहा था, लेकिन धीमे होने का अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फिर एक बार पीछे देखा। वो चीज खतरनाक तेजी से मेरे बहुत पास आ चुकी थी। घबराकर मैंने अपनी जैकेट की पॉकेट से फ्लेयर गन निकाली, ऊपर की तरफ लहराते हुए निशाना साधा और फायर कर दिया। फ्लेयर आसमान में तेजी से उड़ा और एक तेज रोशनी के साथ आसमान में फटा, जिससे वो आकृति एक पल के लिए रुक गई। उसने उस उजाले से अपना चेहरा ढक लिया और मुझे उससे थोड़ी दूरी मिल गई। मैंने हल्की सी राहत महसूस ही की थी कि तभी स्नो मोबाइल अचानक झटके से हिलने लगी। उसकी स्कीज ताजी बर्फ के नीचे छिपे एक स्लश पॉकेट में धंस गई। अचानक स्नो मोबाइल रुक गया और उसने मुझे आगे फेंक दिया। तेज आवाज के साथ बर्फ फटने लगी और उस नई बनी दरार में पानी भरने लगा। मेरी ही आंखों के सामने मेरा स्नो मोबाइल तेजी से उसमें डूबने लगा। मैं बुरी तरह हाथ पैर मारने लगा। बर्फीला पानी मेरे घुटनों तक आ गया था। जमा देने वाले पानी में मेरे कपड़े भीग गए थे। किनारा अब बस 30 गज दूर था।
मैं घिसटता हुआ आगे बढ़ा। मेरी उंगलियां जमते स्लश को खोदती जा रही थी। मैं किसी तरह उस फैलते हुए छेद से बाहर निकला और पीछे से कदमों की आवाज फिर से आई। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ किनारे की ओर दौड़ा। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। हर सांस जैसे सीने को जला रही थी। वो खरखराती, गुस्से में चिल्लाती आवाज मेरे और पास आती जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं उसे साफ साफ देख लेता तो शायद मेरी बची कुची ताकत भी खत्म हो जाती। किनारे तक पहुंच पाना एक सपने जैसा लग रहा था। किनारे पर पहुंचकर मैं बर्फ पर धड़ाम से गिरा और वहीं जमकर हाँफता रहा, कांपता रहा। मुझे पूरा यकीन था अगले ही पल वो मुझे खींचकर वापस ले जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक और आवाज आई। एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी। पास के सर्विस ट्रेल से एक गेम वार्डन का एटीवी आता हुआ दिखा। वो शायद फ्लेयर देखकर मेरी तरफ आ रहा था। वो कूदकर नीचे उतरा, मुझे पकड़कर गाड़ी के पीछे बिठाया। उसने मुझे एक इमरजेंसी ब्लैंकेट उड़ाया और फिर सवाल पूछने लगा, लेकिन उन सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। 2 दिन बाद, थोड़ा ठीक होने के बाद, मैं लोकल अथॉरिटीज के साथ उस जगह पर वापस गया। रात भर में बर्फ फिर से जम चुकी थी। मेरे डूबने के सबूत मिट चुके थे। वहां बस एक चीज रह गई थी, ताजी जमी बर्फ पर गहरे पंजों जैसे निशान, जो उस होल से दूर जाते हुए बने थे। न खून, न कोई साफ सबूत कि वो क्या था जो मेरा पीछा कर रहा था। बस वो निशान थे जो असंभव रूप से गहरे थे और इतने दूर दूर थे कि किसी भी जानवर के लिए ऐसे चलना नामुमकिन था। मैं दोबारा कभी लेक ऑफ द वुड्स नहीं गया। सब कुछ बेच दिया, शैक, स्नोमोबाइल, अपना सारा गियर बेच दिया। लेकिन जितना भी भूलने की कोशिश करता हूँ, वो याद कभी फीकी नहीं पड़ती। मैंने अपनी कहानी एक बार ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को सुनाई थी। उन्होंने मेरी कहानी रिकॉर्ड भी की थी, लेकिन फिर वो टेप जल्दी ही गायब हो गया। ऑफिशियली उस घटना को एक जानवर का हमला कहकर डिसमिस कर दिया गया, लेकिन हर सर्दी मैं लोकल लोगों की फुसफुसाहटें सुनता हूँ। ऐसे कई फिशरमैन हैं जो डेविल्स एल्बो के पास गायब हो गए। उनके पीछे सिर्फ उनका सामान, खून से सनी बर्फ और वो गहरे बड़े बड़े पैरों के निशान बचते हैं, जो ना तो कहीं से आते हुए दिखते हैं और ना ही कहीं जाते हुए। मॉम के गुजर जाने के बाद मैंने अपने डैड के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था। सच कहूँ, उससे पहले भी कुछ खास वक्त नहीं बिताया था। मेरे डैड का नाम कैल मॉर्गन है। मेरे बचपन में वो ज़्यादातर विदेशों में रहते थे। वो एक आर्मी रेंजर थे, जिन्हें ऐसी जगहों में जिंदा रहने के लिए जाना जाता था जहां आम लोग जाने का सोचते भी नहीं थे। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कोई सामान्य जिंदगी नहीं चुनी। उसकी बजाय उन्होंने जंगल में नेविगेशन और सर्वाइवल स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया। मेरी मॉम उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद वो कभी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई। मॉम के जाने के बाद सिर्फ हम 2 लोग रह गए थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे वायोमिंग की विंड रिवर रेंज में एक हफ्ते की ट्रैकिंग पर चलने को कहा, मैं लगभग मना ही करने वाली थी, लेकिन उनके लहजे में कुछ था, एक हल्की सी कमजोरी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, और उसी ने मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। मैं सिएटल से फ्लाइट लेकर आई और रिवर्टन में अपने डैड से मिली। फिर हम एलकार्ट पार्क ट्रेल हेड की तरफ गाड़ी से निकले। वो सितंबर की सुबह थी। पत्तियां पहले से ही सूखी और पीली हो चुकी थी। एक रेंजर ने हमें रोककर थोड़ा ब्रीफ भालू देखे जाने की चेतावनी दी और कहा कि जल्द ही बर्फ भी गिरने वाली है, पर इनमें से किसी भी बात ने डैड को परेशान नहीं किया। पहले कुछ दिन बिना किसी दिक्कत के निकल गए। तीसरे दिन तक हम आइलैंड लेक पार कर चुके थे और बॉनेविल बेसिन की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे शरीर में हर मांसपेशी दर्द कर रही थी। मेरे बैग की पट्टियां मेरे कंधों को छील रही थीं, लेकिन फिर भी मैं डैड के साथ बराबरी से चलती रही। वो एक एक्सपीरियंस हाइकर की तरह मुझसे आगे आगे चल रहे थे। वो आसपास की चीज़ों को ऐसे स्कैन करते हुए चल रहे थे जैसे किसी मुसीबत की उम्मीद कर रहे हों। करीब दोपहर के वक्त डैड अचानक बीच रास्ते में रुक गए। वो सामने कुछ पेड़ों के झुरमुट की तरफ घूर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा,
रुक जाओ। मैंने पूछा, क्या हुआ डैड? जानवरों का रास्ता है, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ जाता है। मैंने जानबूझकर जोर से सांस छोड़ी ताकि उन्हें सुनाई दे, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया और मेन ट्रेल से उतर गए। जिस पगडंडी पर वो गए वो बड़ी मुश्किल से दिख रही थी, और वो पगडंडी एक घने झुरमुट से होकर जा रही थी जिसकी टहनियाँ हमारे जैकेट्स को खरोंच रही थी। मैंने कुछ शिकायतें करनी शुरू की और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अभी हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मुश्किल से 1/4 मील ही चले होंगे कि तभी हमें कुछ दिखा। उसे देखकर मेरा पेट एकदम से सिकुड़ गया। एक चट्टानी ढलान के पास मुड़े तुड़े मरते हुए पेड़ों के नीचे एक अजीब सा शेल्टर बना हुआ था। आप कहेंगे कि शेल्टर को देखकर इतना क्या घबराना। आपको पता है उसकी दीवारें किस चीज़ की बनी थी? आप सोच भी नहीं सकते। उसकी दीवारें हिरन के सींगों से, टूटी हुई हड्डियों से और सड़ी हुई लकड़ियों से बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पागलपन में या बहुत बड़ी मजबूरी में उसे बनाया था। मेरी नज़रें उसके टेढ़े मेढ़े ढांचे पर घूम रही थी और तभी मुझे घिन सी आने लगी, क्योंकि मैंने देखा कई हड्डियां चबाई गई थी। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, डैड। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो झुककर धीरे धीरे एक लकड़ी की सपोर्ट बीम को छूने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। उनकी आंखें सिकुड़ गई। मैं थोड़ा और पास गई और उस सड़ी हुई लकड़ी में मैंने इंसानी दांत जड़े हुए देखे। पीले पड़ चुके दांत जड़ समेत लकड़ी के अंदर गहरे दबे हुए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सांसें छोटे छोटे धुंधले गुब्बारों में बदलने लगी। डैड, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। उनकी आंखें अब बहुत काली लग रही थी। बिना कुछ बोले वो पलटकर वापस जाने वाले रास्ते पर तेजी से चलने लगे। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी और बस एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उस भयानक शेल्टर की तरफ देखा। वो शेल्टर उस जंगल में बहुत ही अलग लग रहा था, जैसे वो किसी भयानक चीज का घर हो। हम उस ढलान वाले रास्ते पर करीब 1 और मील चले। वहां एक बर्फीली पानी की तेज धारा बह रही थी। हम लोग वहीं रुक गए। हमने बिना कोई बात किए जल्दी जल्दी कैंप लगाया, क्योंकि चारों तरफ अब अंधेरा होने लगा था। डैड ज्यादा नहीं बोले, बस छोटे छोटे निर्देश देते रहे। उनकी आंखें किसी बहुत दूर की चीज को देख रही थी, कुछ ऐसा जो शायद सिर्फ उन्हें ही दिख रहा था। रात बहुत तेजी से आई और साथ में आई एक ठंडी जमा देने वाली हवा। मैंने टेंट में घुसकर टेंट को अंदर से बंद कर लिया और पतली नायलॉन की दीवारों को घूरते हुए पास में बहती धारा की आवाज सुनती रही। उस रात नींद टूटी फूटी किश्तों में आई और ऐसा लगा जैसे कुछ ही पल गुजरे थे कि तभी एक आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं एकदम सीधा बैठ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मेरे कानों में सुनाई दे रहा था। फिर से वही आवाज आई, जैसे किसी के कदम हमारे कैंप के चारों तरफ घूम रहे हों। मैं डैड की तरफ मुड़ी। वो पहले से ही जाग रहे थे। उनकी आंखें टेंट के बाहर अंधेरे में जमी हुई थी। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखी और धीरे से कहा, कुछ मत कहना, चुप रहना। वो जो भी कोई था वो 2 बार हमारे चारों तरफ घूम कर गया और फिर थोड़ी देर बाद घनघोर सन्नाटा छा गया। हम दोनों हिले तक नहीं, बस सुबह की रोशनी का इंतजार करते रहे। सुबह की रोशनी से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उतना ही डर भी बढ़ा। हमारा कैंप थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। छोटी छोटी चीजें, जैसे हमारे सामान की जगह थोड़ी सी बदल दी गई थी। डैड हमारे कैंप के किनारे खड़े थे। उनका बदन सीधा तना हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास गई और जहां उनकी नजरें देख रही थी, मैंने भी वहीं देखा। एक चपटी चट्टान पर, जो किसी ने जानबूझकर वहां रखी थी, उस पर एक जोड़ी पुराने मिलिट्री जंगल बूट्स रखे थे, बहुत पुराने। उनके तलवे भी फटे हुए थे, जैसे सालों से उन्हें कोई पहनकर जंगल में घूमता हो। डैड उन्हें घूरते हुए धीरे से झुके। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। मैंने पूछा, डैड, क्या है ये? उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमे से बोले, ये बूट्स बिलनावारों के थे। एक सार्जेंट जिसे मैं जानता था,
वो यहाँ करीब 6 साल पहले गायब हो गया और कभी नहीं मिला। जो खामोशी उसके बाद आई वो अब तक की सबसे भारी थी। मैं उन बूट्स को देखती रही। डैड, मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें अब तक की सबसे ठंडी और डरी हुई थी। नहीं रेचल, मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम यहीं रहें। मेरे डैड ने अगली सुबह तक कुछ नहीं कहा। हम दोनों एक छोटी सी आग के पास चुपचाप बैठकर कॉफी पी रहे थे। नींद की कमी और उस बढ़ती बेचैनी ने मेरे शरीर को थका दिया था। मैं आग की बुझती हुई राख में घूरती रही। मैं उम्मीद कर रही थी कि डैड उस चुप्पी को तोड़कर कुछ कहेंगे, और फिर उन्होंने कुछ कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। रेचल, उन जूतों के बारे में कुछ बताना है। मैंने ऊपर देखा। वो सीधे मुझे देख रहे थे। चेहरा तनाव में था। उनके चेहरे की लकीरें अब और गहरी लग रही थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जैसे आसपास के पेड़ भी सुन रहे हों। जैसा कि मैंने बताया था, वो बूट्स बिल नावारो के थे। वो 2019 में यहाँ अकेले हाइकिंग करने आया था, फिर अचानक गायब हो गया। उसका कोई सुराग नहीं मिला। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने हफ्तों इन पहाड़ों को छाना, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैं बिल को इतना अच्छे से जानता था कि वो जूते कहीं भी पहचान सकता हूँ। लेकिन आपको क्यों लगता है कि वो उन्हीं के जूते हैं? बिल हमेशा लेस के लिए लाल पैराकॉर्ड यूज करता था। ये उसकी तैयारी का तरीका था। मैंने ही सिखाया था। मैं ध्यान से उन्हें सुनती रही। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल चारों ओर से कसता जा रहा हो। क्या पता वो बूट्स किसी और को मिल गए हों। ये एक संयोग भी तो हो सकता है। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने जो शेल्टर देखा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। हमने चुपचाप तेजी से कैंप समेटा। अब हर आवाज बहुत तेज लग रही थी। सूखी पाइन की पत्तियों पर हमारे जूतों की चरमराहट, सामान की खड़खड़ाहट, सांसों की आवाज, हर आवाज गूंज रही थी। हमारे बैग और भारी लगने लगे, जैसे अब हवा भी हमें खींच रही हो। दोपहर तक हम कुछ मील दक्षिण की ओर बढ़ चुके थे। मैं कोशिश कर रही थी कि रास्ते पर ध्यान दूं। वो विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें, बर्फ के बीच उगती घास की धारियां, लेकिन मेरी नजर बार बार उस रिज की ओर जा रही थी जहां हमने वो शेल्टर देखा था। थोड़ी देर बाद डैड अचानक रुक गए। उन्होंने दूर किसी चीज की तरफ इशारा किया। हल्के बादलों से ढके आसमान में एक पतली सी धुएं की उठती लकीर दिख। वो धुआं ऊपर उठता और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता, जैसे कोई जानबूझकर जला रहा हो। लेकिन वो इतना हल्का था कि बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा था। डैड, कोई वहां कैंप कर रहा है क्या? वो बहुत रिमोट इलाका है। वो तो एक अच्छा कैंपिंग स्पॉट भी नहीं है। वहां आसपास पानी भी नहीं है। हम कुछ मिनट तक बस उसे देखते रहे और फिर वो धुआं अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। डैड का जबड़ा कस गया। उन्होंने कहा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। शाम तेजी से उतर आई। घाटी पर सलेटी और नीले रंग की परछाइयां फैलने लगी। डैड ने इस बार बहुत सोच समझ कर कैंप साइट चुना, एक खुली जगह जहां दूर तक देखा जा सके। हमने इस बार ज्यादा बड़ी आग लगाई, चारों तरफ ठीक से पत्थर जमाए। उन्होंने अपनी बैग से एक छोटी कुल्हाड़ी और एक फ्लेयर गन निकाली और दोनों को अपने पास रख लिया। उनकी ये तैयारी देखकर मेरा डर और गहरा हो गया था। डिनर के दौरान हमने कोई बात नहीं की। हमारे कान हर अजीब सी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही अंधेरा और गहराया, मैं पानी लेने के लिए धीरे से एक ढलान पर नीचे गई। तभी आंख के कोने से मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा और मेरी सांसें अटक गई। मैं वहीं जम गई। मैंने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई। रिज के ऊपर कोई खड़ा था, लंबा, दुबला और एकदम अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा शरीर। हल्की रोशनी में वो थोड़ा धुंधला दिख रहा था, लेकिन साफ था कि वो कोई जानवर नहीं था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और शरीर बहुत पतला था। मैं वहीं जमी रह गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे छाती फट जाएगी। मैंने धीरे से कहा, डैड, वो देखो। वो मेरे पास ही थे, मेरे बगल में आकर खड़े हुए और जिधर मैं देख रही थी उधर देखने लगे।
लेकिन वो आकृति अब जा चुकी थी। मेरे शरीर में ठंडी सी सिरहन फैल गई। मैंने धीरे से कहा, मैंने उसे देखा, कोई वहां खड़े होकर हमें देख रहा था। मेरी वो बात सुनकर डैड ने कहा कि वापस कैंप चलो। हम जल्दी से कैंप लौटे। आग को और ज्यादा भड़काया, उसमें ढेर सारी सूखी लकड़ियां डाली। मैंने जैकेट को कसकर लपेट लिया और अंधेरे में कैंप के चारों ओर घूरती रही। रात पूरी तरह से हमें घेर चुकी थी और डर अब हमें अंदर तक महसूस हो रहा था। तभी फिर से वो कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज हमारे कैंप के इर्द गिर्द घूमने लगी। डैड ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। वो कदम बिल्कुल सटीक तरीके से घूम रहे थे। बीच बीच में रुक जाते थे, जैसे देख रहे हों कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम सांस रोक कर बैठे रहे। फिर अचानक हमारी आंख के पास कुछ आकर गिरा। मैं एकदम से चौंक गई। डैड ने झुककर उसे उठाया और जब उन्होंने उसे आंख के पास लाकर देखा तो उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। वो एक आर्मी बैज था। उन्होंने धीरे से उसे पलटा, उंगलियों से उस निशान को छुआ। उनकी सांस टूटी टूटी सी चल रही थी। उनकी आंखें भीग गई थी। ये बैज मेरी पुरानी यूनिट का है, उन्होंने फुसफुसा कर कहा। ये किसी और का था, उनमें से एक जो यहाँ गायब हुए थे। कितने लोग गायब हुए थे डैड? उन्होंने गहरी सांस ली। चेहरे पर वो दर्द अब साफ था। 4, 2009 से 2018 के बीच हमारी यूनिट के 4 सोल्जर गायब हुए थे। डैड, मुझे लगता है उस शेल्टर से कुछ हमारे साथ आ गया है, कोई जो आपको जानता है। उससे पहले कि वो कुछ कह पाते, एक नई आवाज ने हमें जड़ कर दिया। सीधे हमारे टेंट के पीछे से गहरी और भारी सांसें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमें सूंघ रहा हो। डैड ने धीरे से उंगली होठों पर रखी, मेरी आंखों में देखा और कहा, चुप रहना, बिल्कुल भी मत हिलना। हम में से किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। सांस तक मुश्किल से ले पा रहे थे। हम बस बैठे रहे और फिर थोड़ी देर बाद वो सांसों की आवाज रुक गई। लेकिन उसके बाद जो चुप्पी छाई वो और भी भयानक थी। धीरे से उन्होंने अपने बैग से एक कैनिस्टर निकाला। उन्होंने 2 पेड़ों के बीच एक ट्रिप वायर बिछाना शुरू किया। फिर उन्होंने वो कैनिस्टर एक छोटे से लकड़ी के ढेर के ऊपर रखा। मैंने उनसे पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा कि जब ये ट्रिगर होगा तो बहुत तेज चमकेगा। अगर कोई हमारा पीछा कर रहा है तो ये उसे भटकाने में मदद करेगा। मैंने अपना सर हिलाया। अब समझ आ गया था वो सिर्फ एहतियात नहीं थी, वो जाल बिछा रहे थे। जो चीज़ हमारा पीछा कर रही थी वो कोई जंगली जानवर नहीं था, वो कुछ और ही था जो बहुत चालाक था। हमने अपनी आंख बुझा दी, बस थोड़ी सी जलती हुई राख छोड़ दी और उस जमा देने वाली ठंड में इंतजार करने लगे। हर गुजरता मिनट बहुत धीमा लग रहा था। हर टूटी हुई टहनी या हिलती हुई शाखा मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। मैंने देखा कि डैड ने अपनी घड़ी देखी और गहरी चिंता से भौहें सिकोड़ ली। 1 बज चुका है, चलो यहाँ से निकलते हैं। हमने अपने बैग उठाए और कैंप से धीरे धीरे कदम बाहर निकाले। हमारे चारों ओर का जंगल घुटन भरा लग रहा था। हर परछाई में कोई खतरा छिपा हुआ था। हमने शायद मुश्किल से 50 गज ही पार किए होंगे कि तभी अचानक हमारे पीछे से एक तेज आवाज आई, एक टहनी टूटने की तेज आवाज, और फिर अंधेरे में एक तेज नारंगी चमक आई, जैसे किसी ने जंगल में आग का सूरज उगा दिया हो। हम दोनों पलटे और जो हमने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। लपटों की रोशनी में एक आकृति सामने दिखी, बहुत लंबा, कंकाल जैसा दुबला। हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे और राख से सना सफेद चमड़ा उसकी हड्डियों पर तना हुआ था। उसका जबड़ा बहुत डरावने तरीके से खुला हुआ था और उसकी आंखें नहीं थी, वहां बस 2 खाली गड्ढे थे। डैड मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए भागने लगे। हम दोनों पागलों की तरह दौड़ने लगे। टहनियां मेरे चेहरे और गर्दन को नोच रही थी। मैं बार बार फिसली, चट्टानों और झाड़ियों में लड़खड़ाई। पीछे से कदमों की गूंज आती रही। हर कदम
जैसे हमारी रफ्तार से मेल खा रहा था। फिर मैं जोर से फिसली, मेरा घुटना पत्थरों से टकराया और बिजली जैसी तेज चुभन मेरे शरीर में दौड़ गई। डैड ने बिना रुके मुझे उठाया और हम आगे बढ़ते रहे। और तभी सीटी की आवाज़ें शुरू हुई, तेज, तीखी, कानों को चीरती हुई आवाज़ें। उनमें एक अजीब इंसानी झलक थी, मगर कुछ गड़बड़ थी, जैसे किसी ने इंसानी आवाज़ की नकल की हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ें हर दिशा से एक साथ आ रही थी। मेरा गला सूख गया, सांस घुटने लगा। हमारे कपकपाते हेडलैम्प्स की हल्की रोशनी में वो ट्रेल धुंधला सा दिख रहा था। पेड़ की टहनियाँ तोड़ते हुए वो चीज़ अब भी हमारा पीछा कर रही थी, मगर उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो हमारा डर बढ़ा रही हो, जैसे वो हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो। भागते भागते मेरे फेफड़े जलने लगे थे, हर सांस भारी लग रही थी, हर कदम मुश्किल लग रहा था। मगर डैड ने मुझे रुकने नहीं दिया। जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी दिखने लगी, सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छूने लगी और उसके साथ साथ हमारी उम्मीद भी जागने लगी। हम पार्किंग एरिया के पास थे और हमारी कार वहीं खड़ी थी। मैंने घबराई आवाज़ में कहा, डैड, हम पहुंचने वाले हैं। पीछे से भी वो आवाज़ें अब धीरे धीरे शांत हो गई। सीटियों की जगह अब सिर्फ टूटती टहनियों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ें अब दूर जा रही थी। हम में से कोई पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कार के पास पहुंचते ही डैड ने कांपते हाथों से चाबी निकाली और दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर कूद पड़ी। डैड ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और रेत उड़ाते हुए हमारी कार आगे बढ़ने लगी। हम सड़क पर थे और जंगल पीछे छूट रहा था। हम दोनों ने रास्ते भर कुछ नहीं कहा। थकान हड्डियों तक उतर गई थी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, सिर्फ काले पेड़ और पहाड़ियों की परछाई दिख रही थी। 1 घंटे बाद जब हम रेंजर स्टेशन पहुंचे, सूरज पूरी तरह निकल चुका था। रेंजर्स ने डैड की कहानी बहुत ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर अविश्वास और चिंता दोनों थे। 2 दिन बाद एक खोजी टीम उस जगह पर पहुंची जो हमने उन्हें बताई थी। डैड और मैं चुपचाप बैठे रहे, उनकी रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। मगर जो खबर आई उसने राहत नहीं दी, बल्कि और भी सवाल खड़े कर दिए। वो पूरी रिज जल चुकी थी। वो अजीब हड्डी और लकड़ी की झोपड़ी, वो बूट्स, वो निशान जिनसे हमें लगा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कुछ भी नहीं बचा था। उस आग से एक भी सबूत नहीं बचा। हम फिर कभी विंड रिवर रेंज नहीं गए। डैड ने भी नेविगेशन और सर्वाइवल ट्रेनिंग देना बंद कर दिया और अपने आप में सिमटते चले गए। ब्लड रिज, एक ऐसी जगह जो अब किसी सरकारी नक्शे पर नहीं मिलती, लेकिन वो जगह आज भी हमारी यादों में जिंदा है। दोस्तों, अगर आप जंगलों की और भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं अगले थर्सडे ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के साथ। नमस्कार।